करता है। चलो प्राणियों, जल्दी से आ जाओ। कहाँ हैं आज? नमस्ते आप लोगों को। अभी तो कोई प्रकट नहीं हुआ लग रहा है। अच्छा, एक आ गए। चलो भाई, जल्दी जल्दी आओ आप लोग। अभी फिलहाल तो बहुत कम संख्या है। चलिए, नाग पंचमी की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हो। हम लोगों ने व्याख्या कौशल तक कल पढ़ लिया था। आज व्याख्या कौशल से फिर आगे बढ़ना है। दृष्टांत कौशल अगला कौशल आता है। एक बात ध्यान रखना, कौशल को जिस क्रम से हम लिखवा रहे हैं उसी क्रम से दिमाग में बैठा लेना। ये क्रमबद्धता बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ, लयात्मकता बहुत जरूरी है, वो ना टूटने पाए। कई बार उसके कारण कंफ्यूजन उत्पन्न होगा परीक्षा में। अवनीश पूछ रहे हैं सर सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा। बस अवनीश, हम लोग सिलेबस धीरे धीरे समाप्ति की तरफ ले चल रहे हैं, लेकिन अभी बहुत बचा है। चलिए, दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल का मतलब होता है उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण करना, दृष्टांत देना। आप हिंदी में दृष्टांत अलंकार भी पढ़ते होंगे, जहां पर किसी बात को समझाने के लिए उदाहरण दिया जाता है, यही ना। तो जब आप अपने टॉपिक को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण जब देते हैं, उदाहरणों द्वारा जब स्पष्टीकरण होता है, तो वहां पर दृष्टांत कौशल होता है। कब हम उदाहरण देते हैं, कब दृष्टांत आता है, तो उसका क्रम ये चलता है कि सबसे पहले तो हम प्रस्तावना कौशल सीखते हैं। प्रस्तावना कौशल को सीखने के पश्चात हम प्रस्तावना का प्रश्न बनाते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न के बाद उद्देश्य कथन करते हैं, तो उद्देश्य कथन कौशल हो जाता है ना। उद्देश्य कथन करने के पश्चात हम प्रश्न कौशल सीखते हैं। प्रश्न कौशल इसलिए सीखते हैं कि पाठ के विकास को जारी रख सकें, यानी कि पाठ को हम आगे बढ़ा सकें। उसमें विकासात्मक तरीके का प्रश्न पूछते हैं, उसमें हम बोध के प्रश्न पूछते हैं, उसमें हम पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछते हैं। और जहां जरूरत पड़ती है किसी टॉपिक को प्रश्नोत्तर के जरिए यदि छात्र नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम वहां पर व्याख्यान देते हैं, यानी उस टॉपिक से संबंधित बातों को बताते हैं। और व्याख्यान के दौरान, व्याख्यान जब बहुत जटिल होता है, कोई टॉपिक जो बहुत जटिल होता है, उसको सरल व बोधगम्य बनाने के लिए उदाहरण का देना बहुत अनिवार्य होता है। तो जब हम उदाहरण के द्वारा किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, या यूं कह लें, हम ऐसा कोई व्यवहारिक जीवन से संबंधित उदाहरण देकर के उस ज्ञान का स्पष्टीकरण करते हैं जिसको ग्रहण कर पाने में बच्चा असमर्थता दर्शा रहा है, असमर्थ हो रहा है, तो वहां पर उदाहरण के जरिए हम उसको समर्थ बना पाते हैं कि वह उस विषय से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित ज्ञान को आत्मसात करे। ठीक है, मुझे लग रहा कि क्लियर हो गया होगा। उसी को हम दृष्टांत कौशल कहते हैं। अब इसका हम लिखते हैं कि व्याख्या कौशल की एक प्रमुख विधि कौन है?
उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। व्याख्या कौशल की, नोट करते रहिएगा, व्याख्या कौशल की एक प्रमुख विधि है व्याख्या कौशल की एक प्रमुख विधि है उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। इस दक्षता को ही दृष्टांत कौशल कहते हैं। दृष्टांत कौशल कहते हैं। जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, व्याख्या करते हैं, मान लो हम प्रकरण के प्रश्न लेकर के नहीं आते हैं, हम प्रस्तावना के प्रश्न नहीं पूछते हैं, हम प्रश्नोत्तर शैली में नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन उच्च लेवल पर केवल व्याख्यान कौशल का ही प्रयोग होता है, केवल व्याख्यान विधि का ही प्रयोग होता है, क्योंकि व्याख्यान विधि जो है वो उच्च स्तर पर गूढ़ विषयों को समझाने के लिए, गूढ़ एवं जटिल विषयों को समझाने के लिए किया जाता है। तो हम लोगों का जो विषय है शिक्षा मनोविज्ञान, इससे ज्यादा गूढ़ और जटिल विषय और कोई नहीं हो सकता है। लेकिन व्याख्यान कौशल का प्रमुख सहयोगी एक कौशल होता है दृष्टांत कौशल। अगर इस कौशल का प्रयोग करना भली भांति कोई अध्यापक जानता है तो वह किसी भी गूढ़ एवं जटिल विषय को सरल व बोधगम्य बना सकता है। व्याख्यान कौशल के साथ साथ बहुत आवश्यक हो जाता है कि दृष्टांत कौशल का प्रयोग करता रहे अध्यापक, चाहे जिस लेवल को वो पढ़ा रहा हो, वो चाहे प्राथमिक लेवल को पढ़ा रहा हो, चाहे जूनियर लेवल को पढ़ा रहा है, चाहे हाई स्कूल इंटर लेवल को, चाहे ग्रेजुएशन लेवल को, चाहे हायर एजुकेशन में और ऊपर जाए, किसी भी लेवल के बच्चों को पढ़ा रहा अध्यापक, अगर वह व्याख्यान के साथ साथ दृष्टांत कौशल का प्रयोग भरपूर मात्रा में करता है, भर भर के दृष्टांत कौशल का प्रयोग करता है, तो उसका पढ़ाना जबरदस्त हो जाएगा। और उदाहरण कैसा देना चाहिए? जीवन जगत से एकदम व्यवहारिक उदाहरण देना चाहिए। जैसा कि हम आपको अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ाते समय, हमने आपको पियाजे को पढ़ाते समय जो उदाहरण दिया, हमने आपको बाल विकास की अवस्थाओं को समझाते समय जो उदाहरण दिया, आपके अपने बचपन का उदाहरण, आपके अपने जीवन का उदाहरण, तो इससे क्या होता है? स्पष्टीकरण हो जाता है और जो जटिलता होती है वह सरलता में कन्वर्ट हो जाती है, बोधगम्य हो जाता है विषय, जानने योग्य हो जाता है विषय। ठीक है, तो व्याख्यान कौशल का एक प्रमुख भाग है ये, या प्रमुख विधि है उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण, और इस दक्षता को ही क्या कहते हैं? दृष्टांत कौशल कहते हैं। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? टेल मी। आवाज बहुत कम सुनाई पड़ रहा है। सुनाएगा, अभी घबराओ नहीं, अभी एनर्जी आएगी ना, बैटरी चार्ज हो रही धीरे धीरे हमारी, अभी जस्ट शुरू किए हैं, परेशान मत होइए। जय जी, मोबाइल अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, हो सकता है बहुत स्लो करके आप रखे थे, वीडियो देखने के दौरान बढ़ाए नहीं होंगे, बढ़ा लीजिए, नहीं तो फुसुर फुसुर बतिया रहे थे तो हो सकता है कम रहा हो। इस कौशल के प्रयोग में किस विधि का समायोजन किया जाता है? एक बात और है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसमें आगमन विधि का समायोजन किया जाता है। ठीक है, इसमें आगमन विधि का समायोजन किया जाता है। आपको पता है कि आगमन विधि क्या होता है? उसी को स्पष्टीकरण विधि कहते हैं या उदाहरण विधि भी कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, कुछ जरूरी सावधानियां होती हैं इस विधि का प्रयोग करते समय या इस कौशल का प्रयोग करते समय, कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना होता है। तो कौन सी सावधानियां? हाँ, इसके प्रयोग के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी आपको।
हम पूरी बात नहीं लिख रहे हैं, संक्षेप में लिख दे रहे हैं। सावधानियां कौन सी बरतनी होगी? तो दृष्टांत सरल व स्पष्ट हो, यानी कि जो उदाहरण हो दृष्टांत सरल व स्पष्ट हो। अब ऐसा उदाहरण मत दे दो कि जिसको समझाने के लिए आप उदाहरण दे रहे हो उससे भी ज्यादा जटिल हो जाए उदाहरण। कई बार लोग किसी टॉपिक को याद करवाने के लिए ट्रिक देते हैं, ट्रिकी मेथड वाले होते नहीं है, ट्रिकी जीएस हो गया और ट्रिकी मैथ हो गया, इस टाइप वाले टीचर होते हैं। आप उतने आसानी से चीजों को याद कर लेंगे जितना कठिन वो ट्रिक बता देते हैं। एक आध बार हमारा पल्ला पड़ा है ऐसे लोगों से कि हम आसानी से उस टॉपिक को याद कर लेते, उससे भी ज्यादा कठिन उनका ट्रिक आ जाता है कि ट्रिक वे याद करने में परेशान हो जाए आदमी। उससे बढ़िया भैया याद कर लो, पूरा कॉन्सेप्ट वे याद कर लो। तो ऐसा नहीं है कि जो उदाहरण दिया जाए वो उदाहरण उस टॉपिक से भी जटिल हो जाए। टॉपिक को उतना मशक्कत करने के बाद छात्र समझ लेता, लेकिन उदाहरण तो और कठिन कर दिया। तो उदाहरण देते समय ध्यान रखा जाए कि वह सरल हो, स्पष्ट हो, पाठ्य वस्तु से संबंधित हो। ठीक है, सबसे बड़ी जरूरत इस बात की ये होती है कि पाठ्य वस्तु से संबंधित हो, पाठ्य वस्तु से संबंधित हो, संबंधित हो, पाठ्य वस्तु से संबंधित हो, छात्रों के स्तरानुकूल हो, छात्रों के स्तरानुकूल हो, छात्रों के स्तरानुकूल हो, यानी कि लेवल का उदाहरण होना चाहिए। रुचिपूर्ण हो, चौथी बात यहीं पर नोट कर देते हैं, रुचिपूर्ण हो, रुचिपूर्ण हो। पांचवी बात यहीं पर लिख देते हैं, पाठ के विकास में सहायक हो, पाठ के विकास में सहायक हो, पाठ के विकास में क्या हो? सहायक हो। तो भैया इतना नोट कर लेना, ये दृष्टांत कौशल हो गया। खचाक से स्क्रीनशॉट ले लो, लिखते रहना अपना आराम से। शीला चौहान कह रहे हैं उदाहरण देना आपसे सीखना चाहिए गुरुदेव। चलो बहुत बहुत आभार शीला। छोटी जी बता रही हैं जय जी ईयरफोन का इस्तेमाल करो। आप अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिखो, तो यहाँ उसका उपाय ढूंढने वाले बहुत से हैं, सभी लोग अध्यापक हैं, निश्चित रूप से आपकी समस्या नहीं रह जाएगी। अच्छा, लैपटॉप में स्क्रीनशॉट नहीं होता है तो लिख लो भाई अंजलि, हमका का पता कि लैपटॉप से पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले कौशल की तरफ। अगला कौशल है, अच्छा अगला कौशल नहीं, इसी में हम दृष्टांत के थोड़ा सा प्रकार समझा देते हैं, कौन कौन सा प्रकार आप अपना सकते हैं। दृष्टांत के प्रकार, यह भी तो जानना जरूरी है कि गुरुजी उदाहरणवा कैसे दे। तो दृष्टांत के प्रकार, कैसे कैसे एग्जाम्पल का प्रयोग आप कर सकते हैं पढ़ाने के दौरान। अध्यापक बनना है तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो मौखिक दृष्टांत आप दे सकते हैं, खाली मुंहे से बोल के मौखिक दृष्टांत हो गया, है ना। मौखिक दृष्टांत के अलावा क्या होता है? लिखित दृष्टांत भी होता है। मौखिक दृष्टांत के अलावा लिखित दृष्टांत भी होता है। मौखिक दृष्टांत में क्या होता है? कहानी, चुटकुले, कहानी, चुटकुले और कविता सुनाना, ये मौखिक दृष्टांत हो गया। जैसे समझो आप, जैसे कई बार बड़े बच्चों को पढ़ाने के दौरान अक्सर ज्यादातर व्याख्या विधि का प्रयोग बड़े लेवल पर होता है।
तो कई बार बड़े बच्चों के सामने ऐसी समस्या आ जाती है, बड़े बच्चे ऐसी समस्या क्रिएट कर देते हैं, उनको डायरेक्ट आप कुछ मना नहीं कर सकते हो, है ना। समस्या ये का बता रहे हैं आपको कि जैसे कई बार छात्र जिद पकड़ लेते हैं कि गुरुजी किताब में हमने ये देखा था, किताब में हमने ये देखा है। कई बार कुछ गलत उत्तर नहीं हो जाता है, जो प्रैक्टिस बुक आते हैं उसमें प्रश्न लिखा होता है, 4 विकल्प लिखा होता है, लेकिन गलती से मिस्टेक कर देते हैं आंसर की बनाने वाले, तो जहां बी विकल्प सही होना चाहिए वहां सी विकल्प वो सही कर देते हैं। अब इसी पर बंदे अड़िया जाते हैं, बंदे और बंदियां दोनों कई बार अड़िया जाते हैं। अड़िया जाने का मतलब अकड़ जाते हैं कि नहीं गुरुजी यहाँ सी विकल्प हमने देखा है, किताब में लिखा है सी विकल्प ही सही होगा। आप चाहे जितनी व्याख्या कर दो, उनका मुंह टेढ़ा का टेढ़ा बना रहेगा, नहीं समझ पाते हैं वो, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ पढ़ा है। तो ऐसी समस्याएं अक्सर हमारे क्लास में आती रहती हैं, क्योंकि ऑथेंटिक किताबें पढ़ने का शौक बहुत कम लोगों को होता है, और कोई है भी नहीं ऑथेंटिक किताब जो प्रैक्टिस करवा दे आपकी। तो अक्सर छोटी मोटी किताबें लोग उठा करके जो मार्केट में बिक रही हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, तो कहीं बी का सी विकल्प सही कर दिया, कहीं सी का डी विकल्प सही कर दिया, वो अपनी समस्याएं लेकर के हम तक आते रहते हैं, और जब हम समझाते हैं तो मानते भी नहीं, कहेंगे सी विकल्प क्यों नहीं होगा गुरुजी, उसको समझाओ क्यों नहीं होगा। तो कई बार हमको ना चुटकुल्ला एक सुनाना पड़ता है, कहानी सुनानी पड़ती है। तो आपको भी हमने वो कहानी सुनाई है शायद, कि एक महिला का पति बाहर चला गया था कमाने, और बहुत दिनों तक वो लौटा नहीं। तब मोबाइल वाला जमाना नहीं था कि वह फोन ऑन करके पूछ ले कि बाबू मेरा खाना खाया कि नहीं खाया, ना, ये वाला जमाना नहीं था, चिट्ठी वाला जमाना था कि चिट्ठी पहुंचते पहुंचते आदमी बुजुर्ग हो जाए। जवानी में लिखी चिट्ठी कई बार बुढ़ापे में रिसीव होती थी, ये समस्या। तो वह महिला चिट्ठी लिख लिख करके अपने पति को सूचना देती रहती थी कि अरे घर भी आ जाओ। महिला परेशान हो गई कि कहीं उधर अनुराग तो नहीं हो गया। अब लगातार चिट्ठियां लिखता रहा, लगातार चिट्ठियां वो लिखती रही, लेकिन उसका पति लौटे ना। अंत में थक हार गई तो उसने अंत में लिखवाया कि अरे अब तो आ जाओ, मैं विधवा हो गई हूँ। अब उधर वो चिट्ठी पढ़ा तो लगा चिल्ला चिल्ला करके रोना। उसके एक मित्र ने पूछा कि रो क्यों रहे हो भाई? तो कहा यार पत्नी विधवा हो गई। तो कहा पत्नी विधवा हो गई? अबे तुम जिंदा हो, तुम्हारी पत्नी विधवा हुई कैसे? तो कहा क्या पता, लिखा है, थोड़ा बहुत तो सही होगा ही। तो ये वाली कंडीशन आ जाती है कि लिखा है तो थोड़ा बहुत सही होगा ही। जबरदस्त दृष्टांत दे देते हैं, और वो समझदार प्राणी जो सामने वाले होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि हर लिखी हुई चीज सही नहीं होती है ना। हर लिखी हुई चीज जरूरी नहीं है कि वो सही है, वो कोई दस्तावेज तो है नहीं, मोहर लगा हुआ कि नहीं हो गया तो हो गया। तो ऐसे कई बार दृष्टांत देने की जरूरत पड़ती है। आई होप कि अब आपके समझ में आ गया होगा कि आप कहानी, चुटकुले और कविता का प्रयोग कैसे करेंगे दृष्टांत कौशल में। अकड़ना नहीं है बच्चों से, बच्चों को घुमा फिरा करके बात को समझा देना है। ले वो ऐसे नहीं मानोगे तो ऐसे मान लो भाई। लिखित में का प्रयोग करेंगे भाई? लिखित में मॉडल चित्र, मानचित्र और रेखा चित्र का प्रयोग करेंगे। लिखित में किसका प्रयोग करेंगे? मॉडल चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, इनका प्रयोग किया जाता है। देखो साइंस में अक्सर क्या होता है, साइंस में अध्यापक कुछ पढ़ाने जा रहा है, जैसे साइंस में अध्यापक पढ़ा रहा, मान लो लेंस ही पढ़ा रहा है, ये मान लो दर्पण पढ़ा रहा है, अवतल और उत्तल दर्पण, और इनके द्वारा जो वस्तुओं का फोकस, जो वस्तुओं का प्रतिबिंब बनने की स्थिति और परिस्थिति होती है कि वस्तु कहां पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो कई बार बच्चों के समझ में ये नहीं आता, अगर आप मौखिक रूप से समझा देंगे तो बच्चों के समझ में नहीं आएगा। तब वहां आपको दृष्टांत कौशल का प्रयोग करना होगा, आपको रेखा चित्र खींचना पड़ेगा। उनके सामने लेंस वंस नहीं दिखाएंगे आप, वो रेखा चित्र दिखा देंगे तो वो मान लेंगे हाँ ऐसा ही होता है। कई बार जब मैं पढ़ाता था तो मुझे समझ में नहीं आता था, कहाँ समझे भैया, हमने किरण लाया, लेंस पर टकरवाया और कहां से मोड़ा और ले जाकर के वस्तु का प्रतिबिंब बनवा दिया, तब उनके समझ में आ गया। जी गुरुजी समझ में आ गया। तो
फील होता था अंदर से कि ये तो लेंस देखे नहीं है, प्रतिबिंब बनते हुए देख नहीं रहे, फिर भी कह रहे हैं हाँ ठीक है समझ में। तो इतनी ताकत होती है दृष्टांत कौशल में कि बात को मानना उनके लिए अनिवार्य हो जाता है। अब वो चाहे समझे या ना समझे, है ना, लेकिन वो कह ही देंगे हाँ गुरुजी समझ में आ गया है। बाकी उनका होमवर्क होगा, बाकी वो सेल्फ स्टडी करेंगे तो चीजों को कवर कर लेंगे। तो इस प्रकार से दृष्टांत का प्रयोग किया जाता है। तो इतनी बात और नोट कर लेना आप लोग। अगले कौशल पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा ना प्राणियों? चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। छात्र सहभागिता कौशल। अगला कौशल कौन सा होता है? अगला कौशल होता है छात्र सहभागिता कौशल। छात्र सहभागिता कौशल, ये भी तो बहुत जरूरी है ना भाई। सहभागिता कौशल, देखो आप पढ़े हैं शिक्षण के सिद्धांत, और आप ये वहां पर सीखे हैं कि शिक्षण के सिद्धांत केवल पढ़ना ही नहीं है, बल्कि उन शिक्षण सिद्धांतों को कक्षा कक्ष के परिवेश में लागू भी करना है। वो नियम कानून आपको कक्षा कक्ष में लागू करने हैं। तो शिक्षण के सिद्धांत पढ़ने के दौरान आपको एक बात हमने बताया था, क्रियाशीलता का सिद्धांत, कि कक्षा कक्ष में क्रियाशीलता होनी बहुत जरूरी है। क्रियाशीलता होने का मतलब क्या है कि छात्र और अध्यापक दोनों क्रियाशील रहें। तो छात्र सहभागिता कौशल बहुत जरूरी हो जाता है। अगर छात्र कक्षा शिक्षण में सहभागी नहीं हो रहा है, यानी अपना योगदान नहीं दे रहा है, हेमा मिश्रा कह रही हैं कि कोई हमें बता दे लर्निंग के चैप्टर कंप्लीट तो हो चुके हैं, मैं न्यू हूं, अभी क्लास लेना शुरू किया हूं। तो न्यू हो तो क्यों इस पुराने बैच में आ गए? नए बैच में जाना चाहिए था आपको। वो सारे चैप्टर हो गए हैं लर्निंग वगैरह के। चलिए, हाँ क्या समझा रहे थे कि कक्षा कक्ष में जितना सक्रिय अध्यापक है उतना सक्रिय छात्र को भी रहना पड़ेगा। और कक्षा कक्ष की सजीवता इसी बात में निहित है कि कितनी ज्यादा सहभागिता छात्रों की है। छात्र और अध्यापक दोनों की सहभागिता यदि बेहतर रहेगी तो कक्षा शिक्षण बहुत बेहतर रहेगा। अगर एक पक्ष मुर्दों के जैसा बैठ जाए और एक ही पक्ष चिल्ला चिल्ला करके अपना काम करे, वह क्लास कभी भी रुचिकर नहीं हो सकता है। दोनों लोगों का बराबर योगदान होना चाहिए। अध्यापक के पास यह गुण जरूर होना चाहिए, अध्यापक के पास यह क्वालिटी जरूर होनी चाहिए कि वह अपने कक्षा शिक्षण में छात्रों की सहभागिता को सुनिश्चित करा सके। अगर एक अध्यापक अपने कक्षा शिक्षण में अध्यापकों की सहभागिता नहीं ले पा रहा है तो वो उसका शिक्षण कभी भी प्रभावकारी शिक्षण नहीं हो सकता है। मतलब कि हम पढ़ाएं और आपको बेहोशी पकड़ने लगे, आप एकदम उदासीन होते चले जाओ, आपको लगे कि कितना जल्दी ये प्राणी यहां से जाता तो हम जीवन जी लेते। आपने एकेडमिक लेवल पर महसूस किया होगा, कई ऐसी कक्षाएं आपको मिली होंगी आपके टीचर की कि जिसमें बड़ी हिम्मत करके बैठते तो जरूर थे पढ़ने के लिए, लेकिन बहुत देर तक बैठने का मन नहीं करता था। 10 मिनट 20 मिनट घंटी जाती नहीं थी कि मन करता था कि हमको वही मिल जाता मिस्टर इंडिया वाली घड़ी ना, तो हम भी दबाते और साए से कहीं गायब हो जाते। कई बार हम लोगों को मिस्टर इंडिया की घड़ी वही पिछला वाला दरवाजा काम आता था कि जैसे ही अध्यापक घूम के बोर्ड पर चिपका, कटर पटर कुछ लिखना शुरू किया बोर्ड पर, पीछे से पिछले दरवाजे से खटाक से बरामदे में बाहर। अब कई बार दुर्भाग्य भी टकरा जाता था कि जैसे ही बरामदे में निकल करके छटक के बाहर गए, वैसे प्रिंसिपल डंडा लेके खड़ा हो गया वहीं पर। एक होता है कहावत ना कि आसमान से गिरे खजूर पर अटके, और सत्यानाश हो जाता था। लेकिन कुल मिला जुला करके छात्र क्यों भागता है? जाहिर सी बात है कि छात्र के लिए वह क्रिया आनंददायक व रुचिकर नहीं है। निश्चित है कि छात्र की सहभागिता अध्यापक नहीं ले पा रहा कक्षा शिक्षण में, तो ये बहुत जरूरी है कि आपके छात्र कितना सहभागिता लेते हैं आपके कक्षा शिक्षण में, आपके गतिविधियों में कितना योगदान करते हैं छात्र। अगर योगदान आप भरपूर मात्रा में करवा ले गए
तो आपका कक्षा शिक्षण प्रभावकारी होगा। 1 घंटे आप पढ़ाएंगे वो पता नहीं चलेगा। और अगर छात्र सहभागिता नहीं हो पाई तो आप 10 मिनट ही पढ़ाएंगे तो वो कई जन्मों के बराबर हो जाएगा, 2-4 घंटे के बराबर हो जाएगा। वह ठीक उसी प्रकार से हो जाएगा जैसे बच्चों के शरीर से ग्लूकोज अचानक निकाल लिया गया हो आर्टिफिशियल तरीके से। समझ में बैठ रही है? ये बहुत जरूरी कौशल होता है। हाँ, बाल केंद्रित शिक्षण में छात्र सहभागिता जरूरी है भाई, पहला पॉइंट नोट करिए। बाल केंद्रित शिक्षण में छात्र सहभागिता, बाल केंद्रित शिक्षण में छात्र सहभागिता बहुत जरूरी है। बाल केंद्रित शिक्षण में छात्र सहभागिता बहुत जरूरी है। इस कौशल का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो क्या होता है? पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। इस कौशल का मुख्य लक्ष्य छात्रों के सहयोग, प्रतिक्रिया, छात्रों के सहयोग, प्रतिक्रिया से पाठ का क्रमशः विकास करना, पाठ का क्रमशः विकास करना। ठीक है, मतलब ये कौशल हम क्यों सीखते हैं? छात्र सहभागिता कौशल क्यों होना चाहिए? छात्र सहभागिता कौशल इसीलिए होना चाहिए कि हम इसी कौशल के मदद से छात्रों का सहयोग और उसकी प्रतिक्रिया के जरिए पाठ का विकास हम कंटिन्यू करेंगे। सपोज दैट, मानो जैसे कि आप प्रश्नोत्तर शैली में पढ़ा रहे हो और आप प्रश्नोत्तर शैली में पढ़ा रहे हो और छात्रों से प्रश्न पूछ रहे हो, है ना? जैसे प्रकरण के प्रश्न ही पूछना शुरू कर दो। टीचिंग लगी थी हमारी जूनियर में, हम प्रकरण के प्रश्न बना करके ले गए और बच्चों से पूछना शुरू कर दिए। एक तो 25 ठू बच्चे थे खाली, और 25 में से मुझे लगता है कि 23 ठू गधे थे। गधे का मतलब, हाँ, एक प्रकार का ये, हाँ, लक्ष्य है, एक प्रकार का अलग तरीके का अर्थ है। गधे का मतलब हाँ, वो कुछ जानने वानने वाले बच्चे नहीं थे। उनसे हम प्रकरण के प्रश्न पूछ रहे हैं, उनको पता था उत्तर, फिर भी एक को नहीं बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं सब कि जैसे हम प्रकरण के प्रश्न पूछ रहे हैं और एक टीचर बाहर बैठे थे बरामदे में, वो देख रहे हैं हमारी गतिविधि को। अब जैसे हमने प्रकरण के प्रश्न पूछा, उत्तर देने की बजाय जिसको खड़ा कर रहे हैं वो कह रहा है हमका उसके साथ सारी क्लास हंस रही है और देख रहे हैं। एक खड़ा होकर पूछ रहा, गुरुजी कई दिन पढ़ाई बा? हम कहे अच्छा ये समस्या है। इन लोग झेलते झेलते थक गए हैं, उनको पता है कि आएंगे 2-4 दिन अकरण प्रकरण करेंगे, हाँ ऐसे वैसे पढ़ाएंगे, फिर गायब हो जाएंगे, पता नहीं है, फिर बाकी मास्टर साहब बैठ के चाय पियेंगे और हम लोग कबड्डी खेलेंगे। तो सपोर्ट नहीं कर रहे थे वो। अगर आपको ऐसी कोई कक्षा मिल जाए कि आप प्रश्न पूछे छात्र से और कोई भी छात्र उत्तर देने को तैयार है नहीं, बल्कि अलग तरीके की प्रतिक्रिया दे दें, वो आपकी खिल्ली उड़ा दें, जैसे लगे कि आप जोकर हैं और वो आए हैं नौटंकी नाच देखने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एक और पूछो, एक और पूछो, कितना खराब लगेगा, मन करेगा कि छोड़ दो यार, यहीं से पढ़ाना लिखाना बंद कर दो। तो ऐसी कक्षा खतरनाक कक्षा हो जाती है। छात्र सहभागिता अगर बराबर की है तो आप अपने पाठ को आगे बढ़ा सकते हैं, और अगर छात्र सहभागिता नहीं मिल पा रही है तो पाठ को आगे बढ़ाने की छोड़ो, पाठ शुरू ही नहीं कर पाओगे। आपका पढ़ाना शुरू ही नहीं हो पाएगा अगर सहभागिता छात्र की नहीं हो पाती है तो। समझे? तो ये इसका मुख्य लक्ष्य होता है कि इसके सहयोग से हम पाठ के विकास को जारी रख सकते हैं। देखो सवाल यहां से कहीं से भी निकल सकता है। छात्र सहभागिता का मुख्य उद्देश्य या मुख्य लक्ष्य क्या होता है? छात्र सहभागिता कौशल का मुख्य लक्ष्य क्या होता है?
तो यही होता है कि छात्रों के सहयोग से पाठ के विकास को जारी रखना। चलिए आगे बात बढ़ाएंगे। जितना छात्र भाग लेंगे शिक्षण उतना ही रुचिकर व प्रभावकारी होगा। पूरी बात लिख देते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में छात्र जितना अधिक भाग लेंगे, भाग लेने का मतलब निकल के भाग जाना नहीं है, पार्टिसिपेट करना, अधिक भाग लेंगे शिक्षण उतना ही रुचिकर व प्रभावशाली होगा। शिक्षण उतना ही रुचिकर व क्या प्रभावशाली होगा। यही आप फील करो। अगर आप लगातार सहभागिता सुनिश्चित करवा रहे हैं, कमेंट के जरिए जवाब दे रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, तो आपको कभी भी 1 घंटा बोरियस नहीं लगेगा कभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, गुरुजी पढ़ आए और चले गए, ये फील होगा। और यही फील होना बहुत आवश्यक है। पाठ्यक्रम के दबाव से और कक्षा के समय के दबाव से मुक्त होना बहुत जरूरी है। समझे आप? चलिए, छात्र सहभागिता कौशल का प्रयोग कैसे करें तो उसको हम समझा देते हैं। अच्छा, इसको नोट कर लेना। जितने प्राणी नोट कर रहे हैं जल्दी से नोट करें। हाँ, रुचिकर व अनुशासित कर सकते हैं, रुचिकर व प्रभावशाली कर सकते हैं, दोनों बात सेम है। अनुशासित कक्षा होगी तभी शिक्षण प्रभावकारी होगा। सर जी हमारी भी सुनो, हमारी संस्कृत और साइंस कब शुरू होगी? सर क्यों हमारी कॉल उठाते ही नहीं है? अब ये सब जानकारी हमको तो नहीं है। अंजलि जायसवाल और बाकी जितने लोग भी इस टाइप का मैसेज आप लोग कर रहे हो क्लास के संदर्भ में, तो हमको उतनी ही जानकारी है जितनी आपको। हाँ, हो सकता है कि टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में, हाँ है बिल्कुल स्वाति, देखो बिल्कुल अच्छी बात है। टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में अध्यापक बंधु लोग हैं उसी में, तो वो 17 तारीख को 18 तारीख को एग्जाम क्लियर हो जा रहा है, उसके बाद खाली हो जाएंगे तो आप लोगों को पढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, टीजीटी पीजीटी की समस्या वही होगी, है ना, उनके लिए बहुत जरूरी है अभी। चलिए आइए आगे बढ़ेंगे। छात्र सहभागिता कौशल का प्रयोग कैसे करेंगे? तो पहली बात है, हम सभी ने पढ़ा है छात्र सहभागिता कौशल का प्रयोग कैसे। जैसे रिक्त स्थान भरवा करके, रिक्त स्थान भरवा कर, आता था इस टाइप का सवाल कि नहीं? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कई बार ऐसे होमवर्क बच्चों को दे दिया जाता था, तो रिक्त स्थान भरवा करके, प्रश्न पूछ करके, तीसरी बात पर आइए, प्रश्न पूछ करके खेल गीत एवं कविता द्वारा, खेल गीत एवं कविता द्वारा, खेल गीत एवं कविता द्वारा, ठीक है। वाक्य अधूरे छोड़कर, वाक्य अधूरे छोड़कर, वाक्य अधूरे छोड़कर, चित्र बनवाकर, ये तमाम विधि होती है जिसके जरिए हम छात्र सहभागिता को सुनिश्चित कर सकते हैं।
इन सब के करने से कक्षा रुचिकर भी हो जाती है। बस ध्यान रखना है इस कौशल के दौरान, ये सब कार्यक्रम करवाने में बच्चे को दबाव नहीं दे देना है। मतलब बच्चा तनाव ना महसूस करे, फ्रस्ट्रेशन ना महसूस करे, जबरदस्ती ना लगे कि उसको आप ये काम करवाएंगे नहीं तो इसके परिणाम स्वरूप उसे दंड मिलेगा। वो हम लोगों के बचपन में होता था एकेडमिक में, जब बाल केंद्रीय शिक्षा तो आ गई थी, लेकिन अध्यापक ही समझ नहीं पाते थे कि बाल केंद्रीय शिक्षा कैसे फॉलो करना है। उनका एक ही मानना था कि डंडा उठाओ, गधा भी पढ़ा लिखा हो जाएगा। पहले पहले की मान्यता यही थी कि मार के आगे भूत भागता है। मतलब अगर लठ बरसने लगी ना तो भूत और बरम भी घर छोड़ के भाग जाएंगे। तो ये तो छात्र हैं, लठ पड़ेगी तो अपने आप ये समझदार हो जाएंगे, हर एक चीज को सुन लेंगे। उनका यही एक ही उसूल होता था कि भैया हमको गधा ला करके दे दो, मार मार करके हम उसको गणित विज्ञान इत्यादि सिखा डालेंगे। तो बाल केंद्रीय शिक्षण उपागम में ये चीजें नहीं शोभा देती हैं। हम लोगों को भी ये काम मिलता था, प्रश्न पूछा जाता था अध्यापक के द्वारा, रिक्त स्थान भरवाया जाता था, खेल गीत एवं कविता भी होती थी। लेकिन उस दिन और समस्या होती थी, गीत भी गवाता था अध्यापक ना तो ऐसे लगता था कि जैसे गाली वाली देना है हमको खड़ा होकर के। गीत भी गाने में कई बंदे एकदम इमोशनल हो जाते थे, गीत बढ़िया निकलती नहीं थी, अंदर तो सुर बहुत अच्छा होता था लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता था। कई बार गीत गाने उठता था बंदा और विलाप करके बैठ जाता था, क्योंकि उसमें भी तनाव था अध्यापक के द्वारा। चल सुना नहीं तो कनपटी बजाई देखते। अब समस्या ये है कि वो गाएगा कि कनपटी सोचेगा अपनी, कहीं पड़े ना इधर उधर से। तो आपको ध्यान रखना इस कौशल का प्रयोग करते समय कहीं भी छात्र के ऊपर दबाव नहीं है, बाह्य दबाव कोई भी ना हो, तब वह छात्र सहभागिता जो होगी ना वह रुचिकर और अनुशासित जो दोनों होगी। चलिए अगले कौशल पर हम आगे बढ़ेंगे, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। अगला कौशल कौन सा है प्राणियों? उद्दीपन कौशल। उद्दीपन कौशल, अच्छा उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल उद्दीपन परिवर्तन कौशल ये क्यों जरूरी है भाई? उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्यों जरूरी है? देखो उद्दीपन परिवर्तन कौशल का मतलब है कि एक ही प्रकार की गतिविधि अगर आप बहुत देर तक करेंगे, लंबे समय तक करेंगे एक ही जैसा, तो धीरे 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 ना शून्यता आने लगेगी बच्चों में। जैसे पानी अगर है ना, पानी अगर वो कहीं से धारा नहीं आ रही है, पानी की नया पानी नहीं आ रहा है कहीं से, हवा भी नहीं चल रही है, तो पानी एकदम शांत होता है। जैसे गड्ढे और तालाबों में होता है कि नया पानी उसमें नहीं गिर रहा है, हवा भी नहीं चल रही है, तो उस तालाब का पानी एकदम शांत रहेगा। अगर उसमें जलीय जीव जंतु हैं तो वही उछाल मार के उसमें हड़बड़ाहट लाएंगे, नहीं तो पानी एकदम शांत रहेगा। वैसे ही छात्र भी अगर बाहरी स्रोत से कुछ नया नहीं दे पा रहे हैं आप, तो धीरे धीरे जल के जैसा शांत हो जाएंगे, एकदम गंभीर, और वहीं से फिर धीरे धीरे ओंघिया जाएंगे। कई बार आंख खोली रखने के चक्कर में तो अनुभव किए होंगे, मैं जबरदस्त अनुभव आपको बताने जा रहा हूं। कक्षा एकदम एक जैसी चल रही है, शांत चित्त, कोई उद्दीपन परिवर्तन नहीं अध्यापक कर रहा, अध्यापक कोई भी गतिविधियों में परिवर्तन नहीं कर रहा है, हम लोग बैठे बैठे शांत होकर के पढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे निदास आने लगती थी। पहले तो जम्हाई आती, फिर जागने का प्रयास करते, मास्टर को देखने का प्रयास करते हैं, कुछ देर के बाद जबरदस्ती आंख गिरने लगती है, तो दिमाग ये आता है कि अब आंख गिरने नहीं देंगे, जबरदस्ती टकटकी लगाएंगे। अब होता क्या था, मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूं, समझो। हम सोच रहे हैं कि हम आंख जबरदस्ती खोले हुए हैं, और जब हम अपने दिमाग को ज्यादा परेशान कर देते थे, हम आंख खुली रखेंगे, तो दिमाग हमारे साथ छल करता था। क्या छल करता था? दिमाग हमको कह देता था कि बेटा तुम मान ले कि आंख खुली हुई है, और हम मान भी लेते थे कि आंख खुली हुई है, और अध्यापक पढ़ा रहा है, ये सब फिगर चल रहा है दिमाग में, लेकिन आंख वास्तव में बंद हो चुकी है। दिमाग में सब सपना चल रहा है कि आंख भी खुली है, मास्टर पढ़ा भी रहा है, हम देख भी रहे हैं, लेकिन असल मायने में आंखियां होती थी बंद, और खूब
कई बार मास्टर शांत होकर के एक ही बंदे को ध्यान से देखता है, जब इधर उधर शांति महसूस होता, दिमाग तो इतना काम कर ही रहा था, दिमाग फिर जगाता है, उठ 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 उठ, खतरा है, देख रहा उठ, तो खट से आंख खुलती है, मास्टर खड़ा हो, क्या पढ़ा रहे थे? अरे यार अब क्यों पूछ रहे हो कि क्या पढ़ा रहे थे? तुम देख नहीं रहे हो हम सो रहे थे? तुम देख नहीं रहे हो हम सो रहे हैं? पूछ रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? अरे यार पढ़ाओ कायदे से ताकि नींद ना आए। वैसे कई बार मेरे पढ़ाने में भी नींद आती है, क्योंकि मैं कहानी टाइप का पढ़ाता हूँ, कई छात्रों को इतना अच्छा लगता है कि वो नींद लेने लगते हैं। अच्छा, ये बड़े उम्र के लोग अगर सोएं तो इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप जाग करके व्याख्यान को सुनो। हम उद्दीपन परिवर्तन क्या कर सकते हैं? उछल कूद करके डांस तो कर नहीं सकते हैं कि आप देखो आपका इंटरेस्ट लगे है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ कुछ भी किया जा सकता है, नाचा जा सकता है, गाया जा सकता है। उद्दीपन परिवर्तन करना है मतलब एक ही प्रकार के उत्तेजना का लेवल नहीं बनाए रखना है, उत्तेजना का एक स्तर नहीं होना चाहिए, उत्तेजना के स्तर में परिवर्तन करते रहिए ताकि वो कक्षा की गतिविधियों में इंटरेस्ट ले सकें। समझे? अब इस बात को लिख देते हैं। अरे 6 PM से पेट का चलेगा चाहे टेट का चलेगा, पढ़ो बैठ के आराम से। हाँ, हाव भाव, शरीर संचालन, स्वर में उतार चढ़ाव, अध्यापक के यूनिफॉर्म का भी प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, बिल्कुल पड़ता है। अध्यापक के यूनिफॉर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर एकदम लद्दड़ जैसा पहुंच गए, बिना नहाए धोए, दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी है, मूछें लटक के मुंह में जा रही हैं, है ना, मूछें लटक के मुंह में जा रही हैं, सुरती फुर्ती मास्टर खाया इधर से निकल रहा है, थूका हुआ है, ऐसा ही आ रहा है इधर उधर से, बड़ा लगता था हट 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 भाई, पड़ा निकल तू जल्दी यहाँ से। तो कपड़े लत्ते और उसका जो बॉडी लैंग्वेज है अध्यापक का ना, फिजिकली, वो बहुत प्रभावित करता है बच्चों को। इन सब में एकदम मेंटेन होना चाहिए अध्यापक को, आकर्षक होना चाहिए। इसीलिए सीटेट में एक सवाल पूछा था, सीटेट में एक सवाल पूछा था कि छोटे बच्चों की कक्षा में कौन ज्यादा प्रभावकारी होता है, अध्यापक की अध्यापिका? तो उसका जवाब होता है कि अध्यापिका ज्यादा प्रभावकारी होती है। उसके दो कारण होते हैं। अध्यापिका का मतलब वो मातृशक्ति है, अध्यापिका का मतलब वो मातृशक्ति है, और मातृशक्ति है तो नैसर्गिक रूप से उनको बाल मनोविज्ञान पहले से ही मिला हुआ है। एक माँ जितना मनोविज्ञान जानती है, सब अध्यापक उतना नहीं जान पाएगा। तो मनोविज्ञान की जो व्यवहारिक समझ होती है वो सबसे ज्यादा किसके पास होती है? महिलाओं के पास होती है। और दूसरी चीज है, महिला पुरुषों की तुलना में ज्यादा डेकोरेशन मेंटेन करती है, मतलब अच्छे कपड़े पहनना, सज धज करके विद्यालय में जाना, ये महिलाओं के स्वभाव में होता है। और पुरुष क्या है कि वो 40 45 50 हजार महीना पेमेंट पा रहा है, फिक्स हो गया सरकार की तरफ से, अब इसमें कोई काट छाट नहीं हो सकती, कोई हमारा पेमेंट नहीं ले सकता है, तब वो कंजूसी पर उतरता है। फिर जैसे भी खेत वोत में काम कर रहा है, पैंट शर्ट टंगा हुआ है खूंटी पे, आया नहा धो के एक थरिया बकायदे दबा के खाया, और फिर वही पैंट शर्ट उठाया जिसपे माछी अपना कार्यक्रम कर दी है, मक्खी हो, मक्खी कॉलर वालर पे बैठ के अपना कार्यक्रम कर दी है, वही शर्ट उठाया, लपेटा और पहुंच गया विद्यालय में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अध्यापक जो है वो फिजिकली अच्छा दिखे, कपड़े लत्ते उसके अच्छे हों, और बाकी दाढ़ी मूछ वगैरह वगैरह सब मेंटेन हो, तो बच्चा ध्यान दे पाएगा। समझ रहे हो आप बात को? चलिए, अब उद्दीपन परिवर्तन कौशल में छात्र सहभागिता बढ़ाने के लिए, छात्र सहभागिता बढ़ाने के लिए, छात्र सहभागिता बढ़ाने के लिए छात्र सहभागिता बढ़ाने के लिए शिक्षक कई तौर तरीकों, शिक्षक कई तौर तरीकों, कई तौर तरीकों का प्रयोग करता है। कई तौर तरीकों का प्रयोग करता है, जैसे हाव भाव, है ना, जैसे हाव भाव,
चलो, हाव भाव के अलावा क्या होता है? शरीर संचालन, शरीर संचालन, स्वर में उतार चढ़ाव, स्वर में उतार चढ़ाव, स्वर में उतार चढ़ाव, मौन, यह भी बहुत जरूरी है। मौन, कई बार जब बच्चे हो हल्ला ज्यादा कक्ष में करते हैं तो अध्यापक एकदम शांत होकर के टुकुर टुकुर देखने लगता है खाली बच्चों को, कुछ बोलता नहीं है। जब बच्चे ज्यादा शोर शराबा करते हैं तो इस समय उनकी उत्तेजना को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो कई बार अध्यापक मौन धारण कर लेता है, ध्यान से केवल बच्चों को देखने लगता है, तब सीरियस हो जाते हैं बच्चे और एक दूसरे को बताएंगे भी खोद खोद करके, हे मतलब सब शांत हो जाते हैं एकदम। तो मौन भी उसी के अंतर्गत आने वाला है इत्यादि। मौन भावाभिव्यक्ति कर लें आप इसको, मौन भावाभिव्यक्ति। चलो भाई, इतने से बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। क्या कह रहा है कि छात्र सहभागिता बढ़ाने के लिए, यानी कि छात्र शिक्षण क्रिया में सहभागिता ज्यादा दे, इसको बढ़ाने के लिए छात्र जो अध्यापक होता है वह हाव भाव, शरीर संचालन, स्वर में उतार चढ़ाव, मौन इत्यादि भावाभिव्यक्ति का प्रयोग करता है। देखो, हाव भाव का मतलब क्या है? मतलब शारीरिक संकेत। हाव भाव उसका कैसा होना चाहिए? कई बार हिंदी का मास्टर आता था, सबको मिला होगा एकेडमिक में, कक्षा 1 से लेकर के 12 तक में जरूर मिले होंगे ऐसे प्राणी। कई बार हिंदी वाला मास्टर आता था, हर चैप्टर एक जैसा पढ़ाता था और एक ही जैसी बॉडी लैंग्वेज लेकर के आता था। हम लोगों को एक महानुभाव पढ़ाते थे इंटरमीडिएट में, वो कैसे आते थे? पहली बात तो एकदम कक्ष में आ गए और एक तो पता नहीं कितने कुर्ते वो सिलवाए थे, ये तो मैं नहीं जान पाया। अगर 4-6 कुर्ता उनके पास रहा होगा भी तो अलग बात है, लेकिन सबका कलर एक ही था। लगता था कि ये पहन के पैदा हुए हैं और यही पहन के मर जाएंगे। आए एकदम लद्दड़ों के जैसा, बैठ गए कुर्सी पकड़ के। अरे यार, हिंदी काव्य की किताब उठाए हैं, उसमें तमाम कविताएं हैं, उनमें कुछ कविताएं हास्य रस की हैं, श्रृंगारिक कविताएं हैं और कुछ वीर रस की रचनाएं हैं उसमें, है ना। तमाम ऐसी रचनाएं उसमें पड़ी हुई हैं। तो अलग अलग रचना को पढ़ते समय अलग अलग हाव भाव भंगिमा होना चाहिए, अलग अलग स्वर का उतार चढ़ाव होना चाहिए, नहीं एक जैसी धारा में बने रहते, एक जैसा स्वर होता था। अब हम क्या बताएं, बहुत ज्यादा कविता वविता तो याद नहीं है कि पढ़ करके सुनाए, है ना, लेकिन एक ही जैसी धारा रहती थी। जैसे कुछ भी कविता उठा लो, जैसे रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। अरे अरे क्या, तो उनका थोड़ा अजीब होता था। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। अब अर्थ बताना शुरू कर दे कितना मजा आएगा। यहां पर जरूरत है हाव भाव, शरीर संचालन, स्वर में उतार चढ़ाव, इन सबकी जरूरत है। जहां जैसा हो वहां वैसा करिए। और वहीं पर ग्रेजुएशन में पढ़ाते थे जो टीचर, एक डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ था, वहां पर एक टीचर पढ़ाते थे। जब वो बीए वालों को हिंदी पढ़ाते थे, जब वो भ्रमर गीत के अंतर्गत जो सूरदास ने लिखा था उनका राधा और गोपियों और कृष्ण का विरह वर्णन जब वो पढ़ाते थे, तो गोपी बन करके वो रोने भी लगते थे, गोपी बन करके वो रोने लगते थे। और जब बाल लीलाओं का वर्णन करते थे, सूरदास के बाल लीलाओं का वर्णन करते थे, तो वहां पर वो उसी प्रकार का हाव भाव प्रदर्शित करते थे, तो मजा आ जाता था पढ़ने में। समझ में आ रही बात ना? तो एक अध्यापक उसके अपने प्रकरण के, उसके अपने पाठ योजना का जो पाठ लेकर के वो जा रहा है पढ़ाने के लिए, उससे संबंधित जैसा भी जरूरत हो हाव भाव और शरीर संचालन, स्वर में उतार चढ़ाव की, वह नियमित रूप से उसका प्रयोग करे, तभी छात्र सहभागिता सुनिश्चित हो पाएगी। समझ में बैठ रही बात? ऐसे में अगर कोई छात्र नींद में भी जा रहा है तो अचानक चौनिया के उठ जाएगा, जहां पर कोई स्वर में तेजी आ गई तो
तुरंत वो नींद से जाग जाएगा, हाँ भाई क्या हुआ, पहाड़ गिरा का कहीं, ध्यान से। और जब दोबारा वो उठेगा तो अध्यापक का जब आई कांटेक्ट होगा उसका, तो अपने आप वह धीरे से उद्दीपन परिवर्तन करेगा और ध्यान से कक्षा को पढ़ना शुरू कर देगा। ये बहुत आवश्यक चीज होती है। यह कौशल अध्यापक का एक प्रकार का समझ लीजिएगा आभूषण है। इसके बगैर अध्यापन बेहतर नहीं हो सकता है। इसके बगैर कभी भी कक्षा को अनुशासन में नहीं रखा जा सकता है और कक्षा शिक्षण को प्रभावकारी नहीं बनाया जा सकता है। समझे प्यारे जुगनुओं? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नंबर क्या आता है? पुनर्बलन कौशल का नंबर आता है। इसके बाद किसका नंबर आता है? पुनर्बलन का। बस 2-3 और है छोटा छोटा, उसको खत्म करके तब आपको हम छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि 2 हम आज छोड़ दें अगले दिन पढ़ाने के लिए, नहीं, अगले दिन अगला टॉपिक चलेगा। पुनर्बलन कौशल कौन सा कौशल है? पुनर्बलन कौशल। चलिए तो पुनर्बलन कौशल को देखा जाए, इसमें क्या होता है। तो बहुत छोटी सी बात इसमें केवल हम नोट कर देते हैं। पुनर्बलन कौशल में क्या होता है, मतलब ऐसे उद्दीपनों से जिनके प्रस्तुतिकरण या हटाने से क्रिया और अनुक्रिया के होने की संभावना अधिक हो जाती है। पुनर्बलन का मतलब क्या होता है? पुनर्बलन से तात्पर्य क्या है? पुनर्बलन से तात्पर्य क्या है भाई? तो पुनर्बलन से तात्पर्य की बात करेंगे तो यहां हो जाएगा ऐसे उद्दीपनों जिनको हटाने या प्रस्तुत करने, जिनको हटाने या प्रस्तुत करने से क्रिया अनुक्रिया, जिनको हटाने या प्रस्तुत करने से क्रिया अनुक्रिया के होने की संभावना, क्रिया अनुक्रिया के होने की संभावना अधिक हो जाती है। देखो पुनर्बलन का मतलब है कि फिर से बल आ जाना, किसमें? क्रिया में। क्रिया में फिर से मजबूती आ जाना, यही पुनर्बलन होता है। मतलब जहां कहीं छात्र का उद्दीपन या छात्र की क्रिया कमजोर पड़ रही है ना, वहां पर पुनर्बलन के प्रस्तुतिकरण से वह क्रिया फिर से मजबूत हो जाती है। अब इसमें पुनर्बलन के कितने प्रकार हो सकते हैं? 2 प्रकार हो सकते हैं मुख्य तौर पर। 2 प्रकार से कौन हो सकते हैं? अच्छा नोट कर रहे हो तो जल्दी से लिख लेना इसको। चलो जल्दी से आप इसको नोट करो तो हम पुनर्बलन के प्रकार को समझाते हैं। पुनर्बलन कौशल के बाद श्यामपट्ट लेखन कौशल और उसके बाद पुनरावृत्ति कौशल हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। पुनर्बलन के प्रकार, आइए देखिए पुनर्बलन के प्रकार में क्या होगा। मुख्य रूप से पुनर्बलन को 2 प्रकार में बांटा जाता है। एक होता है धनात्मक पुनर्बलन और एक होता है ऋणात्मक पुनर्बलन। एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। धनात्मक में कौन आएगा? पुरस्कार, प्रशंसा, शाबाशी, ये धनात्मक है। यानी कि जो बच्चे को आनंदित करता हो, जो मानसिक रूप से बच्चों को आनंद देता हो, वही धनात्मक होता है। अब इसमें से पुरस्कार, प्रशंसा व शाबाशी ये धनात्मक पुनर्बलन है।
और ऋणात्मक पुनर्बलन कौन हो जाता है? डांटना, फटकारना और शारीरिक दंड देना। डांटना, फटकारना, तो शारीरिक दंड तो अब पूरी तरह से वर्जित है, ठीक है। डांटना फटकारना भी ये ऋणात्मक पुनर्बलन होता है। अब आप कहो कि क्या इससे भी क्रिया अनुक्रिया मजबूत होती है? क्या इससे भी क्रिया और अनुक्रिया मजबूत होती है? तो बिल्कुल होती है। अब कोई एकदम लहकट टाइप का बच्चा है, मान लो कि मास्टर पढ़ा रहा और खूब मेहनत से पढ़ा रहा है, सभी छात्रों की सहभागिता उसने सुनिश्चित करवा ली कक्षा कक्ष में, लेकिन एक दो विद्यार्थी हैं जो अभी वहियादी पर उतर आए हैं, तो उनको डांटना पड़ता है। क्या कर रहा है? चल इधर ध्यान दे, पढ़। जब डपट के डांटेंगे तब उनका वो ऋणात्मक पुनर्बलन ही उनकी क्रिया अनुक्रिया को मजबूत बनाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, दोनों में से किसी का अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हर बार पुरस्कार दे हर बार पुरस्कार का प्रयोग करेंगे ना। हर बार अगर आप पुरस्कार का, पुनर्बलन कैसे प्रस्तुत होना चाहिए एक सवाल पूछता है, तो पुनर्बलन जो प्रस्तुत होने में ना अंतराल होना चाहिए। ये दिमाग में बैठा लो आप, पुनर्बलन के प्रस्तुत करने में क्या होना चाहिए? अंतराल होना चाहिए, कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, शाबाशी, ये कंटिन्यूअस नहीं होने चाहिए कि आज की कक्षा के बाद बेहतर रिस्पॉन्स कर दिया बच्चे ने तो आज उसको पुरस्कृत कर दो, आज की कक्षा के बाद बेटर प्रदर्शन कर दिया छात्र ने, उसको शाबाशी दो, उसको प्रशंसा दो ना। क्योंकि शाबाशी और प्रशंसा अगर आप ज्यादा देंगे ना तो पूर्णता का बोध पैदा होने लगेगा। किसी भी व्यक्ति के अंदर ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा उसको प्रशंसा देंगे उसके कार्य से संबंधित ना, तो उसको पूर्णता का बोध धीरे धीरे होने लगेगा, वह अपने कार्य को पूर्ण मानना शुरू कर देगा। और कोई भी व्यक्ति कभी पूर्ण हो नहीं सकता है। लेकिन अगर आप बराबर उसको संतावना दे रहे हो, शाबाशी दे रहे हो, प्रशंसा उसकी कर रहे हो, तो वह अपने कार्य को पूर्ण मान लेगा कि मुझको अब इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जबकि जरूरत है। और लगातार अगर आप पुरस्कार का भी प्रयोग कर रहे हैं तो पावलो के अकॉर्डिंग अनुकूलन हो जाएगा उसका। जैसे आप कहो कि बेटा 10 रुपए ले लो, जाओ दुकान सामान लेके आओ, 5 रुपए का सामान लेना, 5 रुपए रख लेना। फिर किसी दिन जरूरत पड़ी, बेटा 10 रुपए ले लो, दुकान चले जाओ, 5 रुपए का सामान लेना, 5 रुपए रख लेना। किसी दिन अगर आपके पास अतिरिक्त पैसा नहीं रहा और आप अपने बच्चे को भेज दिए कि बेटा 5 रुपए ले लो, जाओ मसाला लेके आ जाओ राजेश वाला एक ठू बच्चा क्या कहेगा? तो पप्पा 5 कहाँ गया बाकी? और जैसे ही उसको लगेगा कि आगे 5 वाला नहीं, बढ़ करके नहीं मिल रहा है, पुरस्कार हमारा नहीं मिल रहा है, तो वो धीरे धीरे अल्टी कल्टी मारेगा, जाना नहीं पसंद करेगा। शिक्षा में भी अगर आप उसके नियमित वर्क के लिए लगातार पुरस्कृत किए जा रहे हैं तो धीरे धीरे उसका अनुकूलन हो जाएगा पावलो के अकॉर्डिंग उसी पुरस्कार को लेकर के। अब पुरस्कार जब नहीं प्रस्तुत होगा तो वह पढ़ना लिखना बंद कर देगा। इसलिए अंतराल में इन सब का प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ डांटना फटकारना भी एक लिमिट में होना चाहिए। रोज रोज किसी छात्र को ये नहीं कह दो कि गधे हो तुम, तुमको कुछ अक्षर नहीं, एक अक्षर नहीं आएगा, एक अक्षर से भेंट नहीं होगा, गोबर फेंकोगे, भैंस चराओगे, जो पहले वाले मास्टर प्रयोग करते थे। यही बात अगर आप रोज रोज कह रहे हैं बच्चों को ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चा मान लेगा कि हाँ मैं गधा हूं, हाँ मैं गधा हूं, मेरे से कुछ नहीं होगा। नकारात्मकता उसके अंदर भर भर के जाएगी। वो मान लेगा कि मैं गधा हूं क्योंकि गधा मुझको पढ़ा रहा है। कतई हुआ सीखने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। तो किसी भी बालक को ना तो अधिक ऋणात्मक पुनर्बलन प्रयोग करना है, ना तो अधिक धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करना है। यह निर्धारण कौन करेगा? अध्यापक करेगा। यह निर्धारण वह कैसे करेगा? परिस्थितियों के अनुसार करेगा। इसी को अनुभव कहते हैं, इसी को कुशलता कहते हैं। अध्यापन व्यवहार में कुशलता इसी को कहते हैं कि आप पढ़ तो ले रहे हो, लेकिन इनका प्रयोग कैसे करोगे यह आपकी परिस्थिति और आपकी कुशलता पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पुनर्बलन कौशल समाप्त हो गया। श्यामपट्ट लेखन कौशल है ना, और पुनरावृत्ति कौशल। तो आप सभी का कमेंट बराबर ये आ रहा है कि गुरुजी उधर पेट की क्लास शुरू हो गई है। ज्यादा डांट दो तो मुंह लटक जाता। चलो श्यामपट्ट लेखन कौशल खत्म कर देते हैं।
अच्छा, एक परिभाषा मैं यहीं पर लिख देता हूं। हल महोदय की एक परिभाषा है, जैसा कि आपको पता है पुनर्बलन का सिद्धांत उनका है, तो हल ने क्या कहा है, एक परिभाषा नोट कर लीजिए। हल महोदय क्या कहते हैं पुनर्बलन को लेकर के, तो इनकी परिभाषा नोट कर लीजिए। ये महत्वपूर्ण परिभाषा है, बाय द वे एग्जाम में पूछी जा सकती है। पुनर्बलन एक प्रकार का पुनर्बलन एक प्रकार का पारितोषिक है, एक प्रकार का पारितोषिक है। पुनर्बलन एक प्रकार का पारितोषिक है। पारितोषिक का मतलब समझ रहे हैं ना, किसी काम के बदले में कोई उपहार मिलता है तो वो पारितोषिक होता है। पारितोषिक है, यह एक उद्दीपक है, यह एक उद्दीपक है, यह एक उद्दीपक है जो विशेष अनुक्रियाओं की संभावनाओं को, जो विशेष अनुक्रियाओं की, जो विशेष अनुक्रियाओं के संभावनाओं को, जो विशेष अनुक्रियाओं के संभावनाओं को परिवर्तित, संभावनाओं को परिवर्तित करने की क्षमता, परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। यह परिभाषा किसकी है, हल महोदय की परिभाषा है कि पुनर्बलन एक प्रकार का पारितोषिक है, यह एक उद्दीपक है जो विशेष अनुक्रियाओं के संभावनाओं को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। अब वह संभावना का परिवर्तन चाहे धनात्मक पुनर्बलन हो चाहे ऋणात्मक पुनर्बलन है, दोनों के प्रयोग से कर सकते हैं। बस होता क्या है कि अगर आप पुनर्बलन का सकारात्मक प्रयोग करेंगे, पुनर्बलन का सकारात्मक प्रयोग करेंगे तो वांछित व्यवहार को प्रबल बनाने के लिए वो काम करेगा, और अगर आप ऋणात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करते हैं तो अवांछित व्यवहारों की पुनरावृत्ति को रोकने का प्रयास होता है। अवांछित व्यवहार कौन होता है, जो व्यवहार उस परिस्थिति के लिए उपयोगी नहीं है, वह व्यवहार अवांछित होता है। जैसे बच्चा किसी को गाली दे रहा है, बच्चा झूठ बोल रहा है, बच्चा चोरी कर रहा है, पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं दे रहा है, तो यह व्यवहार उसके द्वारा कौन सा व्यवहार किया जा रहा है, अवांछित व्यवहार किया जा रहा है। तो ऐसे अवांछित व्यवहार के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, यानी कि दोहराव को रोकने के लिए, एक बार गाली दे दिया है दोबारा गाली ना दे, गलत व्यवहार के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ऋणात्मक पुनर्बलन का प्रयोग किया जाता है, और धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग किया जाता है वांछित व्यवहार को और मजबूत बनाने के लिए, यानी कि सही आचरण को, सही व्यवहार को और बेहतर बनाने के लिए और निखारने के लिए धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग होता है। लेकिन अवांछित व्यवहार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किस पुनर्बलन का प्रयोग होता है, ऋणात्मक पुनर्बलन का प्रयोग होता है। ठीक है, चलो भाई, श्यामपट्ट लेखन कौशल और पुनरावृत्ति कौशल, ये दो कौशल शेष बचे हुए हैं। श्यामपट्ट लेखन कौशल और पुनरावृत्ति लेखन कौशल, पुनरावृत्ति कौशल, तो दो कौशल हैं, दो को कल हम 5 मिनट में निपटा देंगे। आप जाइए, टीईटी की क्लास के लिए आप लोग जाने को कह रहे हैं। हाँ, पुनर्बलन में दिया जाने वाला उपहार या दंड वही पारितोषिक होता है। पारितोषिक का मतलब है, हाँ, पुनर्बलन के दौरान दिया जाने वाला पुरस्कार व दंड। जय कह रहे हैं कि बाय बाय, अभी टेट नहीं है, पेट है, पेट में जा रहा हूं, आपको सुनना ही नहीं है, पहले तो स्लो कोर्स कराया। जाओ जय, एकदम फ्री हो, ये जरूरी थोड़े है कि कचरा मचा के जाओ, आराम से जाओ, वो लाइव क्लास है उसको पढ़ लो, ये क्लास रिकॉर्डेड आपके बैच में पड़ी रहेगी, दोबारा आकर के पढ़ना कि पढ़ते पढ़ते एकदम अल्टर हो गए। चलिए, तो आप लोग जाइए, पेट वाली क्लास ज्वाइन करिए, और 2 कौशल बचे हुए हैं, 2 कौशलों को हम कल समाप्त करके समावेशी शिक्षा शुरू करेंगे।